ओके, ये मैप दिख रहा है आप लोगों को। ये सोमालिया है, इथोपिया। ये कौन सी लेक है? यस, टरकाना लेक। इसको इसका दूसरा नाम भी है, एडवर्ड लेक भी कहते हैं ना इसको। वो एडवर्ड या रुडोल्फ, क्या नाम है इसका एक और? टरकाना लेक का दूसरा नाम रुडोल्फ है। रुडोल्फ भी कहते हैं इसको, रुडोल्फ लेक भी इसका नाम है। तो देखो इसमें है एक, ये विक्टोरिया। विक्टोरिया कौन कौन सी कंट्री से घिरी हुई है? विक्टोरिया लेक, एक युगांडा, केनिया, कीनिया और तंजानिया। ओके, क्लियर। दूसरे ये आप देखो पर्वत पढ़ रहे थे, तो माउंट केन्या है आपका, ये ना, ये कीनिया में है। किलिमंजारो पर्वत ये आपका तंजानिया में है। और माउंट एल्गन पर्वत ये कीनिया और युगांडा की बॉर्डर पे, दोनों में है, ये दोनों की सीमा के बीच है माउंट एल्गन। और ये तीनों क्या है? ज्वालामुखी पर्वत है ना, वोल्केनिक एक्टिविटियों से बने हुए पर्वत है ना, माउंट एल्गन, कीनिया और किलिमंजारो। यस, बताइए क्या? हाँ, यस, किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका। तीनों ज्वालामुखी पर्वत है। आगे देखो, किलिमंजारो वोल्केनिक मैसिव। मैसिव का मतलब होता है कि कई पर्वतों का समूह है। तो ये क्या, ज्वालामुखी जो किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला टाइप की है, ये क्या है, कई जो पर्वत है ना उनका समूह है, छोटे छोटे पर्वत है वो, उनमें उनका मैसिव क्या कहते हैं? मैसिव क्या है? कई सारे पर्वतों से मिलके बना हुआ होता है। तो ये तंजानिया, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न उत्तरी पूर्वी तंजानिया में है, नियर केन्या बॉर्डर। केन्या बॉर्डर के पास में ही है ना ये, देखो किलिमंजारो केन्या के पास ही है। जो केन्या और इसका इसकी सीमा है ना, उसके पास ही, केन्या और तंजानिया की सीमा के पास। इसमें देखो तीन, एक तो कीबो है। कीबो इसका एक पर्वत, जैसे होता है ना कोई पर्वत होता है, तो किसी पर्वत में कई सारी चोटियाँ होती है, तो इसमें सेंट्रल कोन है, मतलब शंकु, कीबो नाम उसका। वो 19,340 फीट है, 5,895 मीटर। इज द हाइएस्ट पॉइंट अफ्रीका। मतलब इसको भी कई भागों में बांटा गया है उसको पूरा। अगर आपसे पूछे कि हाइएस्ट पीक कौन सी है उसकी, हाइएस्ट पॉइंट कौन सा, किलिमंजारो। तो किलिमंजारो में कई सारी छोटी छोटी है ना। तो कीबो सबसे ऊंचा कौन है शंकु टाइप का, क्योंकि ज्वालामुखी से शंकु शंकु की कौन टाइप की वो बनती है ना, स्थलाकृति। सर ये डिफरेंस क्या है कि वो नहीं ना, किलिमंजारो कई सारे पर्वतों का छोटी छोटी चोटियों का समूह है। तो कीबो कीबो उसी का पार्ट है। मतलब होता है ना, एक पर्वत हो गया जैसे, उसी में किलिमंजारो, किले उसका नाम पूरे। मैसिव क्या है? मैसिव कई छोटी छोटी पर्वतों का समूह है, तो उसी में है कीबो। क्योंकि ज्वालामुखी की स्थलाकृति बनती है, जैसे मान लो ये ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी से कोनाकार आकृति बनेगी ना, शंकु टाइप का, इस टाइप, मतलब ये एक शंकु ये हो गया, एक शंकु ये हो गया। तो ये सब पूरे मिला के है किलिमंजारो। बट इसमें से कीबो एक शंकु है। कौन समझ आया? तो किलिमंजारो जो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है उससे 160 किलोमीटर ईस्ट में है। ये रिफ्ट वैली इधर होके जा रही है, ये झील है जिससे 160 मीटर पूरब में। और ये केनिया से
225 किलोमीटर साउथ में जो नैरोबी है, नैरोबी कीनिया की राजधानी है, ये इससे साउथ में है, ये नैरोबी है इधर ही, उससे साउथ में। देखो ये मैसिव एक्सटेंड है, ये जो मैसिव है ना, ये पर्वत श्रृंखलाओं का समूह, मैसिव मतलब पर्वत, ये जो, तो ये क्या ईस्ट वेस्ट में, ईस्ट से लेके वेस्ट तक 50-80 किलोमीटर फैला हुआ है, मतलब ये तीन उसका समूह है। इसमें जो कोण है उसमें तीन मुख्य कोण है। देखो, एक तो हो गया आपका कीबो है सेंटर में, मावे वेंसी है ईस्ट में, और सीरा है पश्चिम में। ठीक है, अब है माउंट केन्या। तो ये जो माउंट केन्या है, सुहाइली क्रियंगा है, वोल्केनो केन्या ये माउंट केन्या है, ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर के साउथ में है ये माउंट केन्या है ना, ये इक्वेटर है, इक्वेटर दिख रहा है ना, ये 0 डिग्री, ये इक्वेटर के जस्ट साउथ में है ये ना। ठीक है, ये माउंट केन्या, स्वाहिली, ये भी पर्वत श्रृंखला है, ये वोल्केनो का ऐसे ही बना है। और सेंट्रल केन्या, ये क्या है, ये सब तीनों किसमें, जो इक्वेटर है उसके साउथ में है। ओके, ये इधर माउंट केन्या है ना, इधर। ये जो अफ्रीका में जो माउंट केन्या है, कीनिया है, ये सेकंड हाईएस्ट पर्वत श्रृंखला, मतलब सबसे सेकंड हाईएस्ट, दूसरी सबसे छोटी किलिमंजारो के बाद में। ठीक है, जो किलिमंजारो इससे 300 किलोमीटर साउथ में है। किलिमंजारो देखो, ये तो हो गया आपका माउंट कीनिया और किलिमंजारो, तो माउंट कीनिया तो हो गया कीनिया में, और किलिमंजारो तो ये से 300 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, ये किलिमंजारो कीनिया से, माउंट कीनिया पर्वत से। तो ये माउंट कीनिया का जो क्षेत्र है, जो यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो लिस्ट है, उसमें शामिल किया गया था 97 में, 1997। क्लियर, कोई डाउट किसी को? क्लियर हो गया ना? माउंट कीनिया देखो ज्वालामुखी पर्वत से बने, ज्वालामुखी से बने हुए हैं। किलिमंजारो तंजानिया में, और माउंट कीनिया कहाँ है? कीनिया में। और माउंट एल्गर कहाँ है? युगांडा और कीनिया के बॉर्डर पे। कोई डाउट किसी को? सर माउंट एल्गर युगांडा और कीनिया। हाँ यस, माउंट वो भी ज्वालामुखी से निर्मित है, वो युगांडा और कीनिया के बीच में। ये क्या, कौन सा इलाका है बताइए? कौन सा इलाका, फटाफट बताइए। यस, सवाना। ये सवाना ग्रास लैंड है। सवाना घास भूमि। अब सवाना घास भूमि और ग्रास लैंड कवर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ अफ्रीका, मोर देन 13 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 5 मिलियन स्क्वायर माइल्स। तो ये सवाना इलाका है, कम से कम 50% एरिया को कवर करता है अफ्रीका के। कर रहा है ना 50, काफ़ी एरिया कवर कर रहा है ना ये।
जो ये अमोंग अफ्रीका मेनली सवाना रीजन, जो इसमें भी कई टाइप के क्षेत्र है ऊपर, उसमें सेरेनगेटी सेरेनगेटी गेटी करके मैदान है सेरेनगेटी, ये फेमस है मतलब, ठीक है। ये जो सेरेनगेटी ये मैदान है ना, ये लहरदार मैदान है जो केन्या के मसाई मारा गेम रिजर्व से तंजानिया के सेरेनगेटी नेशनल पार्क तक 30,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। मतलब ये जो इलाका है ना, ये पूरा है ना, ये कीनिया के से लेके तंजानिया तक, ये तंजानिया तो ये पूरा इलाका है, ये पूरा ये काफ़ी फेमस है, ये झील वाले पूरा सेरेनगेटी मैदान कहा जाता है इसको। सेरेन ठीक है, ये फैला हुआ आपके कीनिया से लेके तंजानिया, कीनिया और तंजानिया के पूरे आसपास के इलाके में फैला हुआ है। तो ये जो ये जानवर, ये आपने टीवी में देखा होगा ना, ये विल्ड बिस्ट है, ये इसी इलाके में रहते हैं, ये इसी में घूमते रहते हैं। मतलब ये काफ़ी मात्रा में उपलब्ध होने की वजह से क्या मांसाहारी जीवों के लिए पर्याप्त मात्रा में ये मैदान है, ये पूरा फेमस है। मतलब ये तो आपसे पूछा ना सेरेनगेटी मैदान कहाँ है, तो ये इधर ही है, मतलब केन्या और तंजानिया में फैला हुआ दोनों में। तो ये क्या है, सेरेनगेटी होम टू वन ऑफ द कॉन्टिनेंट हाईएस्ट कंसंट्रेट लार्ज मैमल जितने भी, जैसे लोइन है, हाइनाज है, जेब्रा है, जिराफ है, एलिफेंट है, ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं तंजानिया और ये तंजानिया और कीनिया में, इसी मैदान में पाए जाते हैं ये। ईच ईयर मोर देन 1 मिलियन विल्ड बीस्ट, ये जो आपको बताया था ना विल्ड बीस्ट, ये ट्रेवल इन सर्कुलर माइग्रेशन, ये क्या मतलब चक्राकार उसमें घूमते हैं, तो जहाँ जहाँ बारिश होती रहती है ना, वहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। मतलब ये इस चारों तरफ, इसकी प्लेन के चारों तरफ जहाँ जहाँ बारिश होती रहेगी ना, उधर उधर घूमते रहते हैं सर्कुलर उसमें। जैसे मान लो यहाँ बारिश हुई तटीय क्षेत्र में, फिर इधर आ जाए, फिर इधर से घूमते घूमते सर्कुलर, मतलब इस टाइप से। देर ग्रेजिंग एंड ट्रैम्पलिंग यानी इधर रोदना, मतलब ये क्या करते हैं, घास को खाते भी हैं, रोदते भी है। तो घास को रोदते हैं ना ये उसको, तो वो क्या है, सूख जाते, सूख के वो खाद के रूप में काम करती है। मतलब अलाउ टू न्यू ग्रास टू ग्रो वाइल देयर वेस्ट हेल्प से फर्टिलाइज, क्योंकि वो सूखी हुई घास जो मिट्टी है उसके लिए उसका काम करेगी ना, उपजाऊ क्षमता बढ़ाएगी ना। देर ग्रेजिंग एंड ट्रैम्पलिंग ऑफ ग्रास, मतलब घास खाते भी हैं, फिर मान लो इनके खाद भी, गोबर भी होता है, ये उसको रोनते भी हैं, तो उससे वो उपजाऊ क्षमता का काम, वो जो मिट्टी है, तो मिट्टी के लिए वो पेड़ पौधे छोटे छोटे, और घास के लिए वो उसका काम करती है ना, फर्टिलाइजर का। क्लियर? कोई डाउट? समझ नहीं आ रहा? हेलो हेलो हेलो, क्लियर है ना? आवाज़ नहीं आ रही क्या मेरी? अब आ रही है? हेलो, आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही आवाज़? हेलो, यस। तो ये क्लियर हो गया ना, आगे बढ़े? ठीक, ये हो गया। ये जो आपका ये कोस्ट है ना, ये वाला, ये सोमालिया, कीनिया और तंजानिया और मोजाम्बिक और ये मेडागाल, ये इसको क्या कहा जाता है, स्वाहिली कोस्ट। ये पंबा आइलैंड है, ये जंजीबार आइलैंड है, ये सब आइलैंड है इधर। तो इस पूरा सोमालिया से आपका केनिया में फैला हुआ है, तंजानिया में फैला हुआ है, मोजाम्बिक में फैला हुआ है, और ये मेडागास्कर में फैला हुआ है। तो देखो, हिंदी में पढ़ लीजिए, स्वाहिली कोस्ट क्यों कहा है। ये क्या है, पूर्वी अफ्रीका के तट पर स्थित स्वाहिली तट एक ऐसा क्षेत्र है, जहाँ अफ्रीकियों और अरबों ने मिलकर, अफ्रीकी देश के जो लोग हैं
उन्होंने और अरबों ने मिलकर 8वीं शताब्दी से स्वाहिली संस्कृति नामक एक अनूठी पहचान बनाई। स्वाहिली उनकी भाषा, इसका अर्थ है तट के लोग। तो उनकी वजह से वो 8वीं शताब्दी में जो अरब कंट्री और अफ्रीका के लोग मिलकर जो एक उन्होंने एक संस्कृति डेवलप की, उसी को स्वाहिली कहा जाता है। और वो स्वाहिली लैंग्वेज है उनकी, क्योंकि अरब कंट्री आते थे तटीय क्षेत्र में, इसी वजह से इसको स्वाहिली या स्वाहिली भाषा बोली जाती है, इसी वजह से इसको स्वाहिली तटीय क्षेत्र कहा जाता है। स्वाहिली कोस्ट स्टिल अबाउट 1610 किलोमीटर है, 1000 माइल्स अलोंग द इंडियन ओशन फ्रॉम सोमालिया टू मोजाम्बिक तक फैला हुआ है। ये देखिए आप, ये सोमालिया हो गया, कीनी हो गया, तंजानिया हो गया, मोजाम्बिक हो गया, तो यहाँ तक फैला हुआ स्वाहिली तट कहा जाता है इसको, इस स्वाहिली लैंग्वेज की वजह से। द नियर बाई कोरल रीफ एंड बैरियर आइलैंड्स प्रोटेक्ट द कोस्ट फ्रॉम सीवियर वेदर। यहाँ कोरल रीफ भी है और बैरियर आइलैंड मतलब वो रोधक द्वीप है ना, वो इसको कठोर जलवायु से इनसे रक्षा करते हैं, मतलब उनके लिए प्रोडक्टिव का काम करते हैं। कोरल एक अपने आप में बायोडाइवर्सिटी है ना, ओशियन रेन फॉरेस्ट कहा जाता है ना, समुद्री वर्षा वन, क्योंकि ये काफ़ी जीव जंतु को रहने के लिए आवास प्रोवाइड करता है। ये क्या है ना, ये वेजिटेटेड एरिया है, बड़ी मात्रा में यह पेड़ पौधे, क्योंकि तटीय क्षेत्र है और बारिश भी ठीक ठाक होती है, कोरल भी है, तो इस वजह से ये क्या पूरा एक नेरो स्ट्रिप में एक सक्रिय पट्टी के रूप में यहाँ काफ़ी सारे पेड़ पौधे जैव विविधताएँ पाई जाती है। ठीक है, इनलैंड से, तट से, वो स्थल के आंतरिक भाग से तटीय क्षेत्र की तरफ। बट क्या है, हेवी कल्टीवेशन, मतलब यह क्या काफ़ी मात्रा में, मतलब बड़ी मात्रा में कल्टीवेशन में कृषि की जाती है ना, तो उसकी वजह से यह जो प्लांट की जो डाइवर्सिटी वो खत्म हुई है। इसका इंटीरियर एरिया है ना स्वाहिली तट का, तो मानवीय गतिविधियों के फलस्वरूप या कृषि को जो बढ़ावा मिला है, उससे जो नेचुरल वेजिटेशन है वो समाप्त हुआ, उसको नुकसान हुआ है यहाँ। ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट भी इस इलाके में पाए जाते हैं, कॉमन वेजिटेशन है। मैंग्रोव है एक्सपोज्ड रूट सिस्टम, मतलब अपने एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम डायरेक्टली एयर से ले लेते हैं रूट के द्वारा। क्लियर, आगे बढ़े। ये नामीब डेजर्ट कौन से कंट्री में पाया जाता है? यस, नामीबिया। और ये वाला कालारी डेजर्ट देखो, ये बोत्सवाना नामीबिया में फैला हुआ, आपका ये बोत्सवाना में फैला हुआ है, दक्षिण अफ्रीका में भी है कालारी मरुस्थल। और ये कारू क्या है, ये कारू पठारी क्षेत्र है, एक तरह से प्लेट टाइप पठारी क्षेत्र है ये। साउथ अफ्रीका का। क्लियर। ये ड्रैंकस पर्वत है, ये कहाँ पाया जाता है, कहाँ, कौन से देश में स्थित है? यस सर, दक्षिण अफ्रीका में ये। भूलना मत आप लोग, ये आपका नामीबिया हो गया, ये बोत्सवाना हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, मोजाम्बिक हो गया। यस, ड्रैंकन्सबर्ग पर्वत। नहीं, फोल्ड नहीं है, तो वो है शायद, पूरा ओल्ड है शायद ड्रैंकस। 1 मिनट। which
ये ओल्ड वाला, ये गोडवाना, ये तो नया तो नहीं है, ये प्लेटू, ये प्लेट है, प्लेट टाइप तो ओल्ड है ये। अब इसको चेक कर लेंगे, एक मिनट। यंग फोल्ड माउंटेन ही है ये भी, यंग फोल्ड माउंटेन। यंग फोल्ड माउंटेन, ओके ठीक। ये कौन कौन सी घास भूमियाँ हैं ये बताइए, ये कौन सी ग्रासलैंड है? प्रेरिज। ये कौन सी है? ये स्टेपिज। कौन से? हाँ अंग्री, अंग्री में पूछता है इधर की साइड। और ये वाली? और ये लानोस। और ये ऊपर नहीं, ये पंपास अर्जेंटीना में। या फिर ऊपर कैंपोस है। क्लियर? ये कौन सा क्षेत्र है? हाँ कांगो उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये कांगो बेसिन में पूरा फैला हुआ है ना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। देखो मोस्ट ऑफ अफ्रीका नेटिव रेन फॉरेस्ट हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय डेवलपमेंट। देखो वनों को नुकसान तो हुआ है ना विकास की गतिविधि को फलस्वरूप, इसलिए आपकी जो विकास की गतिविधियां हैं, कृषि है और फॉरेस्ट्री, मोस्ट ऑफ द नेटिव रेन फॉरेस्ट डेवलपमेंट एग्रीकल्चर फॉरेस्ट। वानिकी के द्वारा क्या हुआ, जो दूसरे नए नए पौधे लगाए गए तो जो नेटिव रेन फॉरेस्ट है वो खत्म हो चुके हैं। मतलब टुडे 80% ऑफ अफ्रीका रेन फॉरेस्ट इज कंसंट्रेटेड। जो अभी जो आपको जो 80% जो रेन फॉरेस्ट है अफ्रीका का, ओनली कहाँ है वो? कांगो बेसिन में। कहाँ है बताइए? ये कांगो में ही है ना ओनली। अभी जो अफ्रीका का 80% है वो कांगो बेसिन में है, कांगो नदी और उसकी सहायक नदियों को, ठीक है। तो रेन फॉरेस्ट है ए रिच वेराइटी ऑफ एनिमल लाइफ। इसमें विविध प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि उनके लिए वहाँ फूड है, फूड वो खाद्य श्रृंखला मिलती है, क्योंकि वहाँ सभी प्रकार के जीव पाए जाते थे, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते थे, तो पर्याप्त मात्रा में उनको भोजन भी मिलता रहता है, ठीक है। तो एक 6 किलोमीटर का जो रेंज है उसमें 400 टाइप के पक्षी पाए जाते हैं। 150 बटरफ्लाई की स्पीसीज, तितलियों की स्पीसीज में 60 को स्पीसीज एम्फीबियन, ये मेंढक टाइप उभयचर, और ये एलिफेंट है, गोरिल्लाज है, द ब्लैक कोलोबस मंकी है, ओकापाई, ये डंकी लाइक रिलेटिव ऑफ जिराफ, जिराफ टाइप, जिराफ मतलब जिराफ टाइप का रहता है, डंकी लाइक रिलेटिव ऑफ जिराफ, मतलब ओके ओकापाई, ओकापी, ओकापी। इसका डायग्राम देखिए कि ओकापी किस टाइप का जानवर रहता है। मतलब ये क्या है, एक मिनट में इसको एड ही कर देता हूँ। ये जिराफ और डंकी दोनों का ही वो रहता है इसमें, इस टाइप का होगा। दिख रहा ना? डायग्राम दिख रहा है? इस टाइप का रहता है ये। तो जिराफ और डंकी दोनों की विशेषता लग रही है ना इसमें।
ओके पी दिख रहा है ना, देखिए जिराफ टाइप का भी लग रहा है, डंकी टाइप का भी लग रहा है, ये दोनों ना। ओके पी है इसका नाम। ये ड्राइवर में चींटी होती है, ये बहुत खतरनाक होती है, मतलब ये जहाँ मतलब ये क्या समूह में चलती है, और जिस इलाके से गुजरती है ना उनको तो ये पूरा बर्बाद ही कर देती है, मतलब बहुत डेंजर है ये। देखो ड्राइव वन ऑफ अफ्रीका मोस्ट एग्रेसिव रेन फॉरेस्ट स्पीसीज है ड्राइवर एंड मूव इन कॉलम ऑफ अप टू 20 मिलियन एक साथ चलती है, मतलब। और रेन फॉरेस्ट फ्लोर है विल ईटिंग एनीथिंग, ये जो मिलीपेड से टॉक्सिक वो होता है जीव, रेप्टाइल्स है, स्मॉल मेमल्स, सबको खाती है ये, मतलब छोड़ती नहीं है किसी को भी। तो ये बहुत मतलब एग्रेसिव है वहाँ के, मतलब ये काफ़ी मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। चींटियाँ टाइप की रहती है ये। डायग्राम दिखाएगा इसका, लेके 1 मिनट ऐड करते हैं। इस टाइप से चलती है, देखो ये दिख रही है ना चींटियाँ। Yes, sir. मतलब बर्बाद जहाँ चली गई वहाँ तो खत्म है, कुछ बचने वाला नहीं है, देखो ये। इस टाइप की रहते हैं। क्लियर? अरे बहुत जबरदस्त। क्या? इसी रीजन में कांगो में ही मिलती है, ये कांगो बेसिन में। तो देखो अफ्रीकन रेन फॉरेस्ट प्लांट कम्युनिटी इज इवन मोर डाइवर्स विथ एन एस्टिमेटेड 8,000 प्लांट्स स्पीसीज डॉक्यूमेंटेड, ठीक है। और मोर देन 1,100 मतलब 1100 के आसपास एंडेमिक है यहाँ के लिए, मतलब वो वहीं यहीं पाई जाती है। और फाउंड नो वेयर मतलब जो कहीं नहीं पाई जाती। और अभी तक हमने 10% ऑफ प्लांट्स हो इन अफ्रीका रेन फॉरेस्ट अभी आइडेंटिफाई, अभी तक 10%, क्योंकि देखो काफ़ी रिस्की एरिया है ना, वहाँ मानव कौन जाएगा, तभी हम 10% उनका प्लान जो पौधे हैं उन्हीं के बारे में पता लग पाए। अभी तो पूरी जो उनके रिसर्च नहीं हुआ, तो ज़्यादातर जो प्रजातियाँ हैं पेड़ उनके बारे में जानकारी नहीं है। आगे बढ़े, समझ आ रहा है ना, जितना पढ़ा है उतना। ये क्या है बताओ? हाँ रिफ्ट वैली है, देखो ये यहाँ से जो मृत सागर, ये जॉर्डन मृत सागर है, फिर जॉर्डन नदी, जॉर्डन नदी मृत सागर होते हुए इधर से ये रेड सी ये इधर फैली हुई है पूरी, ये है रिफ्ट वैली पूरी, ये इधर भी है। ये बताइए विक्टोरिया लेक है, ये रिफ्ट वैली में स्थित है या नहीं है, बताइए। विक्टोरिया लेक है रिफ्ट वैली का पार्ट है? विक्टोरिया लेक रिफ्ट वैली का पार्ट नहीं है, देखिए आप, ये आपकी ये रेड सी है ऊपर, ये यहाँ से फैली हुई इधर होते हुए ये आपकी ये विक्टोरिया बीच में पड़ जाती है ना, ये इधर सोमालिया प्लेट इधर जा रही है, नोबियन प्लेट इधर जा रही है, अरब अरेबियन प्लेट इधर जा रही है, ठीक है। ये गल्फ ऑफ है ना, तो आने वाले समय में अगर ये खिसकती रही नहीं प्लेट इधर, तो अफ्रीका ऐसा हो जाएगा। देखो देखिए ये डायग्राम दिख रहा है ना आपको? अगर ये प्लेटें आपस में, ये सोमालियन प्लेट इधर जाती रहे, ये तो ये बीच में समुद्र बन जाएगा, ये देखो ऐसे। आया कुछ समझ में? रिफ्ट वैली होती क्या है बताओ? तो रिफ्ट वैली भूगोल में भ्रंश घाटी होते विथ स्टीप साइड, मतलब जो बिल्कुल खड़ुआ ढलान होती है ना ऐसे, मतलब स्टीप मतलब बिल्कुल सीधी ढलान,
form when the parallel cracks development in earth surface and the land between the जो उनके crack develop हो जाते हैं, उनके बीच की जमीन धस जाती है या प्लेट एक दूसरे, तो वो वहाँ डेवलप होती है ये, ठीक है। तो भूगोल में विभ्रंश घाटी जिसके पार्श्व, जो ये पार्श्व के किनारे जमीन पर दो समानांतर दरारें बन जाने के बीच की जमीन धस जाने के फलस्वरूप सीधी खड़ी शक्ल में आ जाते हैं, मतलब उसको कहते हैं भ्रंश घाटी। ये मान लो ये दो प्लेट जिनके बीच की जमीन धस जाती है, ये नीचे चली थी, ये अलग अलग दिखने लग जाएगा, तो ये होती है भ्रंश घाटी। मतलब समझ आया कुछ? समझ आ गया ना भ्रंश घाटी क्या है? भ्रंश घाटी देखो एक वैली है, घाटी है। अब मान लो जमीन है तो दो प्लेट की वजह से किसी भी वजह से वो खिसक, मान लो ये अब जमीन ये तो ये है, अब ये पहले तो ये था इस तरह, ठीक, फिर मान लो ये बीच का पार्ट नीचे धस जाता है, ठीक है, तो ये वो दरार सी बन जाती है ना, वो दरार, उसी को घाटी कहा जाता है। मतलब भ्रंश घाटी दरार बन जाती है ना, तो ये प्लेट है, मान लो ये अफ्रीकन प्लेट है, एक दूसरे से ये विपरीत दिशा में खिसक रही, तो एक दरार घाटी टाइप की बन गई, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ये आपस में, इसी के फलस्वरूप ये बनी है घाटी रिफ्ट वैली। नूबियन प्लेट तो इधर की तरफ जा रही है, ये इधर की तरफ जा रही है, तो दोनों के बीच अगर कोई मान लो जमीन का टुकड़ा, उसको वो एक दूसरे से खिसकेगा, दूर हटेगा, तो वो धसेगा ना, जमीन तो धसेगी ना बीच वाली, तो वो एक रिफ्ट घाटी टाइप की बन जाती है। घाटी क्या होती है बताओ? दो ऊंचे भाग हैं, उनके बीच धसा हुआ क्षेत्र वही होता है ना घाटी, तो वैसा ही है। तो ये निचला नीचे, ठीक है, तो ये आपका ये अगर मान लो ये इधर खिसकती रही, इधर तो ये बाद में ये रिफ्ट वैली बड़ी होती रही, तो ये अलग अलग हो जाएगा, ये समुद्र बन जाएगा ना, ये ठीक है। ठीक है, ये देखो ये आपके इधर से आ रही है, ये पूरा ये डेड सी है, ये मृत सागर है ये ना, ये इधर से होती हुई ये पूरा क्या है, ये रिफ्ट घाटी की वजह से ये पूरा इधर से ये रिफ्ट घाटी है ये, ठीक है, इधर ये आपका इधर आ जाती है, फिर ये लाल सागर में होती है, समझ आया नहीं, पूरा ये रिफ्ट घाटी का पार्ट है, ये इतनी बड़ी रिफ्ट घाटी इधर से फैलती हुई ये उधर जॉर्डन नदी, मृत सागर होते जॉर्डन नदी तक जाती है ये, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखो ईस्ट अफ्रीकन पूर्वी अफ्रीकन रिफ्ट घाटी आल्सो कॉल्ड अफ्रो अरेबियन रिफ्ट वैली, इसको अफ्रीका और अरब दोनों का पार्ट है ना, ये अरब कंट्रियों में भी है। तो वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव रिफ्ट ऑन द अर्थ सरफेस, सबसे लंबी और सबसे बड़ी वो है रिफ्ट घाटी, इतनी रिफ्ट बड़ी ये जॉर्डन से लेकर साउथ मतलब दक्षिणी पश्चिमी एशिया से ये फैली हुई अफ्रीका में मोजाम्बिक तक, मोजाम्बिक तक फैली हुई है ना, ये बताइए कहाँ तक फैली हुई है ये आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है जॉर्डन से, यहाँ से इधर से इधर से इधर से इधर से यहाँ तक मोजाम्बिक तक फैली हुई है ना। ठीक है, द सिस्टम मतलब इस समय 6400 किलोमीटर के आसपास लॉन्ग है और एवरेज 30 से 40 मीटर चौड़ी है, कई जगह मतलब कितनी 48 से 64 किलोमीटर की चौड़ी है, मतलब ठीक है। द सिस्टम है दो ब्रांचेस में, मेन ब्रांच द ईस्टर्न रिफ्ट वैली ऑफन कॉल्ड ग्रेट, दो देखो ये दो ब्रांच है इसमें भी, एक ये हो गया ये पूर्वी अफ्रीकन एरिया पश्चिम की तरफ भी जा रही है ना, ये यहाँ तक ये अलग, ये एक अलग ब्रांच है ये।
दो ब्रांच है ना इसमें, ये पूर्वी है पश्चिमी, ये पश्चिमी हो गई, ये पूर्वी हो गई। इन द नॉर्थ जो इसकी मेन ब्रांच है वो जॉर्डन रिवर से चालू होती है, डेड सी, गल्फो का, गल्फो अकाबा, अकाबा की खाड़ी कौन सी बताइए? कहाँ बताओ अकाबा की खाड़ी बताइए, अकाबा की खाड़ी कहाँ बताओ? अकाबा मैंने बताया कई जगह, आप ध्यान से पढ़ा ही नहीं। बताइए। ये दिख रही है आपको? ये डायग्राम दिख रहा है ना? फिर लाल सागर है, ये लाल सागर पता है ना? ये लाल सागर है, ये लाल सागर दिख रहा है सबको? ये अकाबा की खाड़ी, ये सुएज की खाड़ी, ये अकाबा की खाड़ी है, सुएज की खाड़ी, ये सुएज नहर इधर से जा रही है ना, ये तो हो गया आपकी अकाबा की खाड़ी। और ये सुएज की खाड़ी गल्फ, ये लाल सागर। क्लियर? समझ आ गया ना? तो ये देखो, ये इधर से लाल सागर होते हुए गल्फ ऑफ अकाबा, इट कंटिन्यू साउथवर्ड अलोंग द रेड सी, रेड सी तो इथोपियन में देनाकिल प्लेन से लेकर रेड, ये रुडोल्फ लेक, टरकाना लेक, और ये नेवासार मगादीन केन्या, मतलब ये देखिए ये पूरी, ये एक मिनट, ये ना टरकाना लेक, इसको रुडोल्फ लेक कहते हैं, मतलब ना इधर से होती हुई इधर, ठीक है? क्लियर? इधर से होती है, इधर में द रिफ्ट लेस ऑब्वियस थ्रो तंजानिया, और इधर ये कम, तंजानिया के आसपास ही खत्म हो चुकी है ना, इधर नहीं है ना इतना, मतलब कुछ नष्ट हो गया है। इधर देखो ये बिल्कुल बिखरी हुई है, यहाँ नहीं है ना तंजानिया में ज़्यादा, यहाँ बिल्कुल है ना। ये इरोड हो चुकी, मतलब नष्ट हो चुके हैं, नहीं है, बट इट इज कंटिन्यू साउथवर्ड। ये सिरे रिवर है ना, सिरे रिवर वैली मोजाम्बिक प्लेन, तो बात तो स्पष्ट रूप से फैली हुई है, मतलब ठीक है। और इसका जो पश्चिमी हिस्सा है, ये पश्चिमी है, देखो ये पश्चिमी भाग है, इसलिए ये पूरा वाला, इसमें ये कौन सी लेक है? टंगानिका है, एडवर्ड है, कि वो कई सारी लेक स्थित है ना इसमें, ये पश्चिमी हिस्सा है इसका, इसका पश्चिमी हिस्सा। इसमें जो लेक न्यासा है, मलावी लेक है, रुकुवा लेक है, टंगानिका है, कीवू है, एडवर्ड है, अल्बर्ट है। तो मोस्ट ऑफ द लेक्स इन द रिफ्ट वैली डीप एंड फ्योर्ड
fjord like some of with their blow। ये क्या होता है? fjord क्या होता है? ये एक सागर से जुड़ी हुई एक प्रवेश का पतली खाड़ी होती है, इसके किनारे मतलब ये क्या है, बिल्कुल ये लंबाई में ये जो ये नहीं, इनको fjord टाइप का कहा जाता है, मतलब fjord कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो चट्टानें बिल्कुल सकरी टाइप की है ना, तो ये ऊंची चट्टानें पहाड़ियों और आमतौर पर मतलब दोनों साइड पे ऊंची और ये काफ़ी लंबी झील टाइप की बन जाती है, मतलब इधर से। तो ये ठीक है, ये इसको कहा जाता है फ्योर्ड या फिजोर्ड, मतलब फ्योर्ड है ना। फ्योर्ड इज ए लॉन्ग डीप नैरो बॉडी ऑफ वाटर दैट रीच फार इनलैंड। फ्योर्ड आर आउटर है, तो ये यू आकार की वैली टाइप की होती है, मतलब उस टाइप की आकृति, उस टाइप की झील है इधर ये, ठीक है। फ्योर्ड लाइक द लेक इन द रिफ्ट सिस्टम आर डीप एंड फ्योर्ड लाइक, ठीक है। कई तो है ना सीले और समुद्र तल से भी नीचे है। आ गया समझ में? आगे बढ़े। देखो ये प्रमुख झीलें आपकी देखिए कौन कौन सी हैं। लेक टुर्काना इसको क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है? बताइए। रुडोल्फ लेक भी है इसका नाम। लेक क्योगा है, लेक अल्बर्टा है, लेक एडवर्ड है, लेक क्यू है, ये रवांडा बुरुंडी, ये लेक टंगानिका है, लेक मवेरू है, लेक रुकुआ है, लेक मलावी है। ये आपकी प्रमुख। इसमें विक्टोरिया लेक है, वो रिफ्ट वैली का पार्ट नहीं है। विक्टोरिया लेक इट इज नॉट द पार्ट ऑफ रिफ्ट वैली। तो द ग्रेट लेक्स आर लोकेटेड इन 9 कंट्री दैट सराउंड द ग्रेट, जो ये ग्रेट रिफ्ट वैली एज द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट सेपरेटेड फ्रॉम अरेबियन फिल्म द लार्ज, ठीक है। तो जियोलॉजिकल प्रोसेस क्रिएट सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट लेक, ये विश्व की जो प्रमुख बड़ी और गहरी झीलों में से एक है, ठीक है। तो देखो मेजर अफ्रीका, देखो एक तो लेक अल्बर्टा, लेक एडवर्ड। कहाँ है लेक अल्बर्टा, कौन सी लेक है? ये लेक अल्बर्टा हो गई, एक लेक एडवर्ड हो गई, ठीक है। इसके बाद हो गए लेक किवू, लेक मलावी, लेक टंगानिका, लेक तुर्काना, लेक विक्टोरिया। विक्टोरिया इज द लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका, इज द सदर्न सोर्स ऑफ नील रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो इसका सोर्स है ना, तो कौन सी नदी निकलती है, कौन सी, वाइट है ब्लू नील, कौन सी उसका सोर्स है? ये लेक ऑफ विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया ब्लू नील का, ठीक है। ये इसका पार्ट नहीं, रिफ्ट वैली का पार्ट नहीं है ना ये। द अफ्रीकन ग्रेट लेक इज द रीजन ऑफ डाइवर्स रेंज ऑफ एक्टिविटी, और कई सारे जानवरों के लिए अनुकूल, क्योंकि पानी रहेगा तो एक दलदली टाइप की भूमि रहेगी ना, ठीक है। तो ये एक्टिविटी मतलब जल में रहने वाले जानवर और टेरेस्ट्रियल मतलब पृथ्वी धरातल पर रहने वाले जानवरों के लिए एक अनुकूल परिस्थिति प्रोवाइड करती है। फिश मतलब इसमें नील पर्च है टाइप की, नाइल पर्च टाइप की फिश है, चिचलिड है, और ये इसके अलावा माइग्रेटरी सवान एनिमल सच एज विल्ड बिस्ट है। तो ये क्या है, इसको यूज लेते हैं पानी के सोर्स के रूप में। हिप्पोस है, क्रोकोडाइल्स है, तो बहुत सारे जीव जंतुओं के लिए, क्योंकि पानी रहेगा, फ्रेश वाटर लेक है इसमें सभी, ज़्यादातर सभी फ्रेश तो ताज़े पानी की लेक है, तो उनके लिए तो काफ़ी जानवरों के लिए, पानी के लिए, डाइवर्सिटी के लिए, सबके लिए एक अनुकूल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है ना, ठीक है। और यह देखो द ग्रेट लेक, अब एवरीथिंग फ्रॉम रेन फॉरेस्ट से लेकर सवाना प्लांट कम्युनिटी तक सभी प्रकार के वन पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। हाउ एवर स्पीसीज लाइक द हाइसिंथ, मतलब पानी की जो जलकुंभी है, और पेपायरस, ये दोनों ने मतलब ये क्या इन्वेसिव स्पीसीज ने
जो वहाँ के जो इकोसिस्टम है, वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी, उसको नुकसान पहुँचाया है ये काफ़ी मात्रा में। पेपायरस एक वो ये भी वही है, मतलब इन्वेसिव स्पीसीज है, खरपतवार टाइप का। तो इन्होंने काफ़ी जो ये तटीय क्षेत्र है, इंडेंजरिंग एनिमल है, उनको नुकसान पहुंचा रही है। ये दोनों जो इन्वेसिव स्पीसीज है ना, वहाँ के जो लोकल इकोसिस्टम है उसको, उसके लिए काफ़ी हानिकारक है। क्लियर, आगे बढ़े। ये लेख पढ़ लीजिएगा भाई, मैप वेप में अच्छे से याद कर लीजिएगा, मैप वेप बना के। अब एक एक चीज़ बता दिया आप लोगों को, 1 मिनट। लेक तुर्काना लेक, ये कीनिया और इथोपिया की बॉर्डर पे है, ठीक है। लेक क्योगा है युगांडा में। लेक अल्बर्टा है युगांडा और कांगो की सीमा के। लेक एडवर्ड है युगांडा और कांगो के बीच। लेक किवू है रुवांडा और कांगो की सीमा के बीच। लेक टंगानिका है इधर आपका कांगो है, इधर ये जाम्बिया है और तंजानिया और बुरुंडी है। लेक मवेरू है जाम्बिया और कांगो। लेक रुकवा है तंजानिया, और लेक मलावी इधर तंजानिया, इधर मलावी है और इधर मोजाम्बिक है। क्लियर। Yes, sir. देखो ईस्ट अफ्रीकन लेक्स, ग्रुप ऑफ लेक्स लोकेटेड इन ईस्ट अफ्रीका में स्थित है। द मेजोरिटी ऑफ द ईस्ट अफ्रीकन लेक्स लाइज विद इन द, जो ज़्यादातर झीलें हैं वो रिफ्ट वैली का ही पार्ट है। विच फॉर्म ए पार्ट ऑफ सीरीज ऑफ मैसिव फिशर इन द अर्थ क्रस्ट एक्चुअली नॉर्थ, ठीक है। जेम्बेंजी रिवर से ये रेड सी तक फैला हुआ पढ़ ही लिया आप लोगों ने, ठीक है। देखो सदर्न रिफ्ट वैली है, लेक न्यासा है, जो लेक न्यासा का जो जल है कौन सी नदी में जाता है? इधर से जल जाता है जेम्बेंजी नदी में जाएगा ना इधर तो। भाई ऊपर तो आएगा ना इसका जल, जेम्बेंजी नदी में जाता है ना, इससे ओवरफ्लो होता है जब। Yes, sir. तो ये पश्चिमी रिफ्ट वैली है, इसमें टंगानिका, किवू, एडवर्ड है, एल्बर्ट है। तो जो ये फर्स्ट दो है वेस्ट, टंगानिका और किवू, टंगानिका और किवू, देखो ये आपका, 1 मिनट, टंगानिका और किवू, ये लेक किवू और टंगानिका, इनका जल कौन सी नदी सिस्टम में जाता है? कांगो में। कांगो का पार्ट है ये। और ये जो आपका अल्बर्टा और एडवर्ड है, इनका ये नाइल का जो ड्रेनेज सिस्टम है, अल्बर्टा और ये नील नदी में जाता है इनका पानी। ओके, थोड़ा क्लियर हुआ? कुछ कंफ्यूजन? जो एडवर्ड और अल्बर्टा का पानी कौन सी नदी में जाता है? Nine. नाइल में। और किवू और इसका टंगानिका का Congo. कॉन्गो। और इसका ये इसमें मलावी का, Zambezi. यस, ठीक है। विथ लेक ऑफ एक्सप्रेशन, लेक रुडोल्फ पाई जाती है, टुर्काना भी कहते हैं, ये कहाँ पाई जाती है? टुर्काना लेक कीनिया में ना। और देखो ये, हाँ, जो लेक कहाँ कहाँ है बताइए? कीनिया में ना, टर्काना लेक। और इसमें ये जो ईस्टर्न रिफ्ट वैली है उसमें जो लेक पाई जाती है ना, वो लेक है वो जो वेस्टर्न रिफ्ट वैली में ना, पश्चिम घाटी, उसकी तुलना में छोटी वो है, मतलब इसमें पश्चिम की तरफ बड़ी वो है ना, ये पश्चिम की तरफ बड़ी वो है झीलें, अरे पूर्व में छोटी छोटी है, एक दो छोटी छोटी पाई जाती है इधर। आगे बढ़े। ये है आपका, ये तो लेक विक्टोरिया है, फ्रेश वाटर लेक है ये।
इससे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? नहीं वो तो गहरी है ना, डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो बड़ी है साइज में। सुपीरियर लेक सबसे बड़ी लेक है ना। On the smaller scale, East Africa also includes some fine example of crater lakes. देखो क्रेटर लेक्स कौन सी होते हैं जिनका निर्माण ज्वालामुखी की वजह से होता है ना। ऑन माउंट केन्या इन द रुवेनजोरी रेंज है, एक तो ये रुवेनजोरी है और एक माउंट केन्या है। इसमें क्या है, ग्लेशियल टर्न्स होती है, छोटी छोटी लेक पाई जाती है ना आपके ज्वालामुखी में, जो जिनका निर्माण उससे होता है हिमनद से। वो छोटी छोटी माउंट की, क्योंकि वो क्या ऊंचा पहाड़ है, बर्फ पाई जाती है ना। ये क्या है कि जो किलिमंजारो कीनिया पर्वत है वहाँ बर्फ पाई जाती है। ये क्या बेसिन टाइप की है, मतलब सर सारे ब्लो देखो, एक बाउल शेप कटोरी के आकार की आकृति बनती है। जैसे ग्लेशियर है वो खिसकता है, उससे क्या है बाउल शेप किस टाइप की आकृति बन जाती है, और वो फिर वो झील का आकार, ये पानी बढ़ जाता है इसमें तो झील बन जाती है। ये क्या ग्लेशियर से इनका निर्माण हुआ था। ये छोटी छोटी पहाड़ों में जो ग्लेशियर, जो हिमनद से बनी हुई ग्लेशियर से बनी हुई झीलें भी पाई जाती है। ये आपके माउंट केन्या है, रुवेनजोरी जो रेंज है आपके केन्या में, उसमें ये ज्वालामुखी क्रेटर से इनसे निर्मित लेक है। ये एग्जाम्पल ऑफ क्रेटर लेक। क्रेटर लेक समझते हो ना कौन सी क्रेटर लेक? यस। आगे बढ़े। देखो व्हाइट नील में जो आप एक तो व्हाइट नील है, ब्लू नील है, ये बताओ पहले तो वो। ब्लू नाइल। ब्लू है ना ये। गलत है कृष्णा, गलत होता है ना। ब्लू तो वहां से निकलती है ना, इथोपिया से। इनसे तो वो निकलती है व्हाइट नील, विक्टोरिया, क्योगा से, इनसे अल्बर्टा, एडवर्ड से। तो वो ब्लू नील कहाँ से निकलती है? ताना लेक है ना इथोपिया में, वहां से निकलती है ना। और ये व्हाइट नील है आपकी विक्टोरिया, क्योगा, अल्बर्टा, एडवर्ड, इन सबका विक्टोरिया से निकलती है, पर क्योगा, अल्बर्टा इनका पानी भी इसी में जाता है। और आपका ये टंगानिका लेक, कीवू लेक और मवेरू लेक का पानी जाता है इसमें, कांगो रिवर में। और जो ये जेम्बे, ये आपकी लेक मलावी है, ये सीरिया रिवर में पानी जाता है ओवरफ्लो के बाद, और फिर वो जेम्बेंजे नदी में जाके मिल जाती है। और ये जो टुरकाना लेक और रुकुआ लेक है ना, रुकुआ, ये क्लोज बेसिन है, इनका जल बाहर नहीं जाता। मतलब कौन कौन सी लेक का है क्लोज बेसिन, कौन कौन सा है आपका? टुरकाना, रुकुआ। एक तो ये टुरकाना होगी और एक रुकुआ होगी। ये रुकुआ, ये इनलैंड ड्रेन बेसिन। ठीक है, क्लियर।
ये समझ आ गया ना? पढ़ लेना, इनको लिख लेना, मैप पे बना लेना, ये आता है, क्वेश्चन आ जाता है, तो फिर वही एग्जाम में दिक्कत ना हो। ये क्या है बताइए? ये चार लेक है, देखो चार लेक पाए है आपके ये चार देश है। ये नाइजीरिया है, ये नाइजर देश है, नाइजीरिया है, ये कैमरून है, ये सेंट्रल, इनके बीच में पाई जाती है। देखो ये लेक चार, ये मीठे पानी की झील है, फ्रेश वाटर लेक है ये, ठीक है। और वो तिबेस्ती माउंटेन कल कह रहे थे ना आप लोग, ये चार में यहाँ है वो तिबेस्ती माउंटेन। यस, ओके। देखो चार फ्रेश वाटर लेक लोकेटेड इन साहिलियन जोन ऑफ वेस्ट सेंट्रल अफ्रीका। ये कंजक्शन चार्ड, कैमरून, नाइजीरिया और नाइजर चार देशों के संगम पर स्थित है, ठीक है। ये इट इज सिचुएटेड इन द इंटीरियर बेसिन फॉर्मली ऑक्यूपाइड मच लार्जर एंशिएंट सी। पहले बता दें कि यहाँ कोई मेगा चार्ड सी, मतलब पहले हिस्टोरिक जमाने में, ठीक है, उसका पार्ट था। हिस्टोरिकल लेक चार्ड इज रैंक्ड अमंग द लार्जेस्ट लेक अफ्रीका। मतलब पहले मतलब एक बड़ी झीलों में से अफ्रीका की, बट ये क्या है, इसका सीजन के हिसाब से मतलब ये कम वो होता जाता है, परिवर्तित होता रहता है, ग्रेटली बाई सीजन एज वेल एज ईयर टू ईयर, मतलब परिवर्तित होते जा रहा है। द सरफेस ऑफ लेक इज, ये सी लेवल से इतना 280 मीटर ऊपर है। इसका एरिया है 6875 स्क्वायर माइल। इन द हावर एरिया, बड़ा है इसका मतलब इलाका इसका। द एरिया 6,008 पहले था, फिर मतलब अभी इतना अर्ली 21st सेंचुरी में इतना था, कम तो बढ़ा थी। तो ये यहाँ की जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसके लिए एक महत्वपूर्ण असेट है ये। और पुराने ज़माने में भी, प्राचीन काल में भी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी है। ये क्या है, क्योंकि जल का सोर्स था, तो ये क्या है, जो वो परिवहन होता था ना कई एक दूसरे देशों के बीच में, मतलब उसके केंद्र बिंदु था, मतलब, ठीक है। मतलब पता है, समझ में आया चार लेक कहाँ है, क्या महत्व है इसका, ये थोड़ा सा, क्योंकि अगर आपको रेगिस्तान में पानी मिलेगा तो एक मायने रखेगा ना, वो तो फ्रेश वाटर लेक है, तो इम्पोर्टेंट तो होगी। ये कौन सी नदियाँ हैं बताइए? ये वोल्टा लेक है, ये डैम बना हुआ है वोल्टा नदी पर। इसे बताइए कौन कौन सी नदियाँ हैं इसमें? हाँ, ये अकोसोम्बो डैम है, वो बनाया गया लेक वोल्टा पर, उसी के फलस्वरूप लेक वोल्टा झील का, ये गाना में होते हुए बहती है आपकी ब्लैक वोल्टा, रेड वोल्टा, व्हाइट वोल्टा, ठीक है। ये डैम का नाम है इसका AKOSOMBO, अकोसोम्बो, ठीक है। ये लेक असल कहाँ पाई जाती है बताइए? हाँ, यस, लेक का ये जिबूती है ना, ये बिल्कुल खारी लेक है ये आपका जिबूती कंट्री है, तो ये यहाँ पाई है जिबूती।
लेक कसाल। ये बाब अल मंडेब जल संधि है, ये यमन और अफ्रीका के बीच। और ये आपकी लेक अबे है, ये इथोपिया और इनके बीच में है, जिबूती के बीच। क्लियर? ये लेक करीबा कौन सी लेक करीबा कहाँ है? वक्त पे ना कौन सी नदी पे लेक करीबा? जम्बानजी रिवर में। जेमेंजी रिवर पे है ये, मानव निर्मित झील, आर्टिफिशियल लेक है ये। हाँ, डैम बनाया तभी तो वो क्या नाम है, लेक करीबा बने उसमें। कौन सा ना क्या नाम है डैम का? क्या नाम है? करीबाई डैम, उसका नाम करीबाई डैम है, करीबा नदी पर। ठीक है यार। विक्टोरिया जलप्रपात कौन सी नदी पे है? इसी पे ये है ना विक्टोरिया जलप्रपात फॉल्स, ये भी तो इसी नदी पे है, विक्टोरिया फॉल्स जेमेंजी नदी पे ही है ना। ये जेमेंजी, ये आपके लेक करीबा। ठीक है, आगे बढ़े। ये लेक न्योस है, ये लेक मोनो मोनो ये कहाँ पाई जाती है, कौन से देश में है ये? नाइजीरिया। कैमरून, नाइजीरिया के ऊपर है ये, कैमरून में है ये। ये देखो इथोपिया में, ये इथोपिया में देखो, एक तो लेक टाना है, लेक टाना से कौन सी नील निकलती है? ब्लू नील। इथोपिया में लेक टाना है, और ये लेक आपकी अबाया है, ये अबाया लेक। ठीक है, यस। क्या? वो तो आगे जाके है ना, वो मिस्र में है ना, उसको पढ़ेंगे मतलब। ठीक है, हेलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। ये देखो, ये कौन सा देश है? ये आपका है तंजानिया। तो ये 5 नंबर पे एक लेक नाट्रोन, ये है आपकी लेक नाट्रोन। ये तीन है लेक नाट्रोन, ना NATRON। ठीक है, किस नंबर पे आपकी ये कौन सी लेक है? ये विक्टोरिया है। एक और 3 नंबर पे ये लेक यासी, ये लेक EY 3 नंबर पे, ये तंजानिया EYASI, यस। ठीक है, आगे बढ़े। यही है इसमें इम्पोर्टेंट लेक। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में ये कौन सी लेक है? 7वें नंबर पे यहाँ है ये लेक फंडूजी करके लेक है ये, साउथ अफ्रीका। ये आपका लेसोथो है, ये स्वाजिलैंड है। ठीक है, तो क्लियर हुई लेक। लगभग मैंने कवर किए लेक, कुछ 4-5 लेक और बची हुई है, तो वो रिवाइज करवा देंगे, और जो भी दोबारा से ऐड कर देंगे, कोई इशू नहीं है वो तो क्लियर हुआ? थोड़ा बहुत बताइए। हाँ बोलिए, बताइए। सर एक और ये होती है कौन सी? हाँ यस, कैमरा एक वन, ये वाली।
ये बताओ क्या डाउट है इसमें। ये लेक न्योस है, ये कैमरून की, ये नाइजीरिया की बाउंड्री थी यहाँ नहीं, ये लेक ये है यहाँ, ये यहाँ, ये कैमरून की बाउंड्री है, देखो ये। क्या डाउट है बताइए। नहीं, ठीक है। अब तो क्लियर हो रहा है, मतलब काफ़ी हद तक अफ्रीका कॉन्टिनेंट क्लियर हो रहा है ना। अब नदी कल पढ़ेंगे, कल अफ्रीका ख़त्म कर देंगे, नदी पढ़ेंगे कल। और देखो ये खनिज और ये तो क्या इकोनॉमिक ज्योग्राफी में पढ़ लेंगे, एग्रीकल्चर क्या होती है, खनिज क्या होता है, कौन सी जनजाति पाई जाती है। अपने ये कि जो नदी है, लेक है, पर्वत है, पठार है, ये सब इंक्लूड हो जाए इसमें। जो मेन मेन जो फिजिकल स्ट्रक्चर है ना, और जो एग्रीकल्चर है, खनिज है, वो तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में पढ़ लेंगे, उसमें कोई टफ नहीं है। और ये कंट्री वगैरह आपको पता लग गया है बस। तो कल अफ्रीका और अफ्रीका की समस्याएं क्या है, उनके समाधान क्या है, तो ये पढ़ेंगे कल 30 पीपीटी। तो आज का तो यहाँ क्लोज किया जाए सेशन। हेलो। हाँ, और देखो मैं एक बात बता देता हूँ, जो लोग रेगुलर रहेंगे ना, जो पूरी क्लास अटेंड करेंगे, उनको उनका परिणाम मिलेगा, मजा आएगा ज़िंदगी जीने का। दुख पा रहे हो, मैं मानता हूँ दुख, परेशानी होती है पढ़ने में, पर जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा ना, वो एक अलग ही लाइफ होती है। तो देखो जो दुख पाएगा, मेहनत करेगा, त्याग करेगा ना, उसको जीवन में तो क्लास में रेगुलर रहिए, क्लास छोड़ के मत जाए, चाहे नींद आए, चाहे कुछ भी आए। क्योंकि यार मैं भी तो मेहनत करता हूँ ना आप लोगों के साथ साथ। तो जो रियली जो मेहनत करेगा उसको उसका परिणाम मिलेगा। मैं लिख दूँ स्टाम्प पे, अगर जो बच्चे आज रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं, जिन्होंने एक भी क्लास मिस नहीं की, उनको उनका रिजल्ट मिलना ही मिलना है। 2 साल बाद मिले, 3 साल बाद मिले, मैं नहीं कह रहा 1 साल में होगा, पर उसको रिजल्ट मिलेगा। मतलब ये पक्की बात है, ये 100% सत्य है। और यूपीएससी, ये चाहे आरपीएससी, कोई सी भी एग्जाम हो, इनमें सपने देखना बहुत आसान है, पर सपने उनके पूरे होते हैं जो लंबी तैयारी करते हैं। कोई कितनी भी बड़ी कोचिंग में लाखों रुपए दे के भी सिलेक्शन नहीं ले सकते, अगर आप मेहनत करने का जज्बा नहीं रखोगे ना। तो इसमें वही टिक पाएगा जो मेहनत करेगा और अपने आप को झोंक देगा, मतलब पूरी तरह। मज़ा आएगा लाइफ जीने का यार, जीवन ही चेंज हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा और आपके घर वालों का भी हो जाएगा। नहीं तो वही है, वो छोटी सी नौकरी में ज़िंदगी कट जाएगी, लेना देना कुछ है नहीं। तो यार अपने आप को बदलो, आपको मौका दिया भगवान ने आपके परिवार की चीज़ें सुधारने का और अच्छी जगह पहुंचाने का। तो आप मतलब आपके ऊपर दारोमदार है आपके परिवार को आगे बढ़ाने का। तो करिए, मेहनत करिए आप लोग, ठीक है। और रेगुलर रहिए, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताइए, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो समझिए। देखो इसको कोचिंग मत समझना, ये डिस्कशन का मंच है। मैं पहले भी बताया और आज भी बता रहा हूँ, मतलब ये आप लोगों का सबका जो कम योगदान है उसका एक प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है। क्योंकि देखो यार, मैं कोई, देखो मेरे पास इतना टाइम होता नहीं, मैं कोशिश करता हूँ, मैं बस जो बात, जो एग्जैक्ट चीज़ें पढ़नी होती वही पढ़ा रहा हूँ, भले वो टफ हो पर मैं लेता हूँ उसको। मैं चाहूँ तो टीचरों की तरह उनको हटा भी सकता हूँ स्लाइड से, बट यार उसका क्या फ़ायदा है। सॉइल दैट है, साइज कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, कितना भी पढ़ लो, क्योंकि ये बहुत टफ चीज़ें कौन लेगा अपनी पीपीटी में। और मैं चाहता हूँ आपको चीज़ें, मतलब जो चीज़ें टफ है वही सीखने को मिले। मतलब ये जो आपको एक ग्राउंड, वो सेरेनगेटी ग्राउंड, वो बताया मैदान है, सॉइल इधर, बताओ किसी किताब में पढ़ा है आपने ज्योग्राफी की में? ये जो स्वाहिली कोस्ट है, वो सेरेनगेटी ग्राउंड, वो है प्लेन जहाँ वो जानवर है, मतलब ज़्यादातर जीव जंतु उधर ही पाए जाते हैं, केनिया और तंजानिया में। ये नहीं मिलेंगे आपको ये चीज़ें। क्या मैं ये ज्योग्राफी, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल है, इन पे देखता हूँ पूरा मटेरियल, वहाँ से लेता हूँ। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल है, वो ब्रिटेनिका है ना, वो एक्सप्लोबो के, वो ब्रिटेनिका एक साइट है उस पर, तो वहाँ से ही लेता हूँ मैं ज़्यादातर मटेरियल। तो काफ़ी अच्छा मटेरियल मिलता है उधर। हाँ, ब्रिटेनिका एक्सोक्लोपीडिया कैसा कुछ है, एनसाइक्लोपीडिया है वो। दूसरा ये आपके नेशनल ज्योग्राफिक चैनल, तो वहाँ से रिसर्च, मतलब वहाँ से मैं पढ़ता रहता हूँ, जब भी मुझे टाइम लगता है उनसे लेता हूँ ज़्यादातर मैं, क्योंकि वो ऑथेंटिक है पूरी साइट्स वगैरह, ठीक है। बुक्स वुक्स में तो ये चीज़ें आप है ना, मेहनत करोगे तो रियली बेनिफिट होगा। पढ़ो, मेहनत करो, ठीक है। क्योंकि ये ऐसी यार, ये कॉन्टिनेंट हुए, लेक हुए यार, इनको ज़िंदगी खप जाती है पढ़ते पढ़ते लोगों की, तब भी क्लियर नहीं हो पाती ये चीज़ें, मतलब कन्फ्यूजन रहता है। पर आपको मुझे लगता है बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो गई होगी, है ना।
ठीक है, ओके, चलो अच्छा है। चलिए ठीक है फिर, गुड नाइट, टेक केयर, पढ़ो, मेहनत करो ना। Yes, sir. Good night, sir. गुड नाइट। Thank you, sir. ओके।